गुप्त दीपक इतना कहा जा सकता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, तो फिर शुरू से ही शुरू करता हूँ। गुप्त जी के दादाजी उत्तर प्रदेश के थे, आजमगढ़ के। उनकी शादी बिहार में हुई। उस समय सारण जिला हुआ करता था। हम लोग जब बच्चे थे तो 17 जिले थे और तिरहुत कमिश्नरी के 4 जिले थे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, चंपारण। सारण के 3 सब डिवीजन थे, छपरा, गोपालगंज और सिवान। और सारण जिला को छपरा जिला से ही जाना जाता था। हमारी पैदाइश तो नहीं है छपरा जिला की, मेरे पिताजी की। हम लोग मूल रूप से भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। पिताजी बस के पूर्णिया में तो वहाँ की भाषा आ गई। मैं बात कर रहा था कि दादाजी की शादी छपरा जिले में हुई और उनके पुत्रों की शादी भी छपरा जिला में हुई, जो अपने अपनी ससुराल में बसते गए। तो चित्रगुप्त के पिताजी, वो हथुआ प्रखंड है, वहाँ सौरेजी एक गाँव है, वहीं पर चित्रगुप्त जी की पैदाइश की शुरुआत। और इनके चाचा जी जो कि बगल के सिवान जिले में कटिया प्रखंड है, वहाँ पर एक गाँव है करमेनी, तो वहाँ पर वो स्थापित हो गए शिक्षक की वजह से। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात आपको कि कई पुस्तकों में मैंने ये पढ़ा है कि चित्रगुप्त का जन्म करमेनी में हुआ, जबकि उनका जन्म सौरेजी में हुआ। तो बहुत छोटा, ये छोटी गलती है, लेकिन इसको दिमाग में डालना जरूरी है सबके। और करमेनी वो गए थे पढ़ने के लिए चाचा जी के पास, जो संगीतज्ञ थे। तो लगता है कि संगीत का बीज उन्होंने अपने चाचा जी से पढ़ा। फिर वो डीएवी विद्यालय सिवान से मैट्रिकुलेशन उन्होंने किया। और उनके बड़े भाई थे ब्रजनंदन आज़ाद, जिनका नाम आपने सुना होगा। वो पत्रकार थे, सर्चलाइट के जिंदगी भर संपादक रहे, उसके पहले इंडियन नेशन और आर्यावर्त को भी थे। ये सब पुराने दैनिक पत्र हैं जो अब खत्म हो चुके हैं। वो पत्रकार थे पेशे से। मैट्रिकुलेशन के बाद बड़े भाई ने चित्रगुप्त को पटना बुला लिया और यहाँ बीएम कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। तो मैंने अभी कहा था जब यही चित्रगुप्त की हम जन्मतिथि मना रहे थे, जो पटना म्यूजियम है वहाँ पर 16 नवंबर को कुछ ही दिन हुए हैं, वहाँ ये बात हुई थी। और मैंने कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कहने में कि मैं उसी कॉलेज में पढ़ाता था जिसमें चित्रगुप्त विद्यार्थी थे और कुछ दिन शिक्षक भी थे। अब उनके भैया चाहते थे कि चित्रगुप्त उन्हीं की तरह या तो पत्रकारिता करते रहें या फिर प्रोफेसर बने। लेकिन चित्रगुप्त बहुत अच्छे गायक थे और बड़े प्रसिद्ध गायक थे पटना यूनिवर्सिटी में, और लिखते भी थे। और उनका मन करता था कि वो बम्बई जाकर पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर। बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा थी, उत्कट। और घर में ये दबाव था कि तुमको या तो प्रोफेसर बनना है या पत्रकार। उनके एक मित्र थे मदन सिन्हा, बहुत लोग जो सिनेमा से परिचित थे वो जानते होंगे। मदन सिन्हा पहले छायाकार थे, बाद में वो निर्देशक भी हो गए। और उनकी आखिरी फिल्म थी इम्तिहान, इसमें विनोद खन्ना और अरुजा है। उसके प्रदर्शन के कुछ ही दिनों के बाद उनका इंतकाल हुआ। तो मनमोहन मदन सिन्हा ने उकसाना शुरू किया चित्रगुप्त को, चलो मुंबई। एक दिन बिना किसी को बताए चुपचाप हम लोगों ने वो गाड़ी पकड़ ली जो 40 घंटों के बाद मुंबई पहुंचाने वाली थी। और वहाँ पर तो सिवा शोर के, सिवा भीड़ के, सिवा रेलवे ऑफ इंडिया के उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। भारी भारी भीड़ और अनिश्चित भविष्य। लेकिन इन दोनों ने अपना संघर्ष शुरू किया। और ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये साजिश कि चित्रगुप्त पर कुछ लिखा जाए, उसका मैं प्रमाण भी बताया हूँ। और मुझे खुशी है कि जिस व्यक्ति ने ये साजिश की थी वो मेरे सामने बैठा है। विनोद अनुपम जी अगर मुझे नहीं बुलाते, जबकि यहाँ पर एक बार ये जन्मतिथि बना रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको चित्रगुप्त पर बोलना है। 2 दिन का समय था, मैंने किसी तरह कुछ साधन जुटाए और बोले। तो इतने खुश हुए लोग, इनके
हम लोग के वरीय बिहार के वो भी एक गौरव है अजय ब्रह्मात्मा जी, जो कि मुंबई में पत्रकारिता करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने इनसे कहा कि क्या करते हैं आप लोग, इनको वजीफा दिलवाइए और किताब लिखवाइए, इनसे चित्रगुप्त का बायोग्राफी लिखवाइए। तो मैंने मन में सोचा कि बिहार सरकार तो खैर वजीफा देने से रही, लेकिन मैं अपने कहीं सोचूंगा, लेकिन उस समय समझ नहीं दिया मैंने कहा मैं के कहानी जानता हूँ, किसी की बायोग्राफी लिखना, जीवन वृत्त बनाना ये बहुत मुश्किल है, और ये बात मेरे जहन में कहीं ना कहीं रह गई। उसके बाद मैंने एक दिन देखा टीवी पर कि कोई विदेशी कपल चली चली रे पतंग मेरी चली रे गा रहा, बहुत अच्छा गा रहा। उसके कुछ दिन बाद मैंने देखा कि ये तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की जमकर थी, और कोई महिला गा रही थी फिल्म पतंग का रंग दिल की धड़कन भी आती को होगी। तो मेरे दिमाग में ये आने लगा कि जो चित्रगुप्त विदेशों में आज भी लोकप्रिय हैं, उनको अपने देश में अनदेखा क्यों किया? इनको कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, ना ही फिल्म फेयर अवार्ड, महाराष्ट्र सरकार का, ना बिहार सरकार का, ना केंद्र सरकार का। तो ही रिमेन्ड एन अनसंग हीरो, एक ऐसा नायक जो बिल्कुल पहचाना नहीं गया। उसकी वजह थी तो उसको मैं तो इस वजह से मैंने सोचा कि इनकी प्रतिभा को मैं रूबरू करूं और लिखूं, क्योंकि तब मेरे दिमाग में अजय ब्रह्मात्मा जी के कहते शब्द और इनकी तस्वीर आने लगी उत्तम जी की। तो मैं बम्बई चला गया, मैंने बम्बई से कहा कि चलो चलते हैं। वहाँ उनके दो बेटे हैं, आनंद और मिलिंद। आप जानते हैं के बेटे आनंद और मिलिंद, उनसे बात करते हैं और उनका ये अच्छा वहाँ बंद करवाना जी, कोई आवाज मिल रही है क्या? वो सरस मिला की आवाज नहीं अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी आवाज से वो आवाज डाल दूँ, ठीक है? तो खैर आनंद मिलिंद से कोई बहुत मुझे मिल नहीं सका वो, लेकिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का दिया मुझे, एक पता दिया जो चित्रगुप्त के एक दत्तक पुत्र की तरह थे, उदय भागवत। ये पुस्तक उदय भागवत को ही समर्पित है। तो उनसे जो पता चला और कुछ इंटरनेट से, उसी का एक निचोड़ है ये पुस्तकें हमारी। तो हुआ ये कि जब ये संघर्ष करने लगे आकर के, संघर्ष क्या होता है? मिलना निर्देशकों से और म्यूजिक डायरेक्टर से, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर्स ही तय करते हैं कि गायक कौन होगा। और चित्रगुप्त जी जानते थे कि मैं बहुत अच्छा गायक हूँ, ये मुझे इनकार नहीं करेंगे। तो ऐसे मिलते मिलते एक दिन हरिप्रसन्न विश्वास एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, HP विश्वास, और उनके साथ मन्नाटे साहब थे, नितिन बोस बहुत बड़े डायरेक्टर रह चुके हैं वो थे। तो उनके स्टूडियो में पहुंचे चित्रगुप्त और कहा कि मैं गाता हूँ, और उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ। इन्होंने सुनाया और गाते तो थे ही, ये बहुत अच्छा गाया। बोले ठीक है 1 महीने के बाद तुम मिलना। 1 महीना बहुत मुश्किल से बीता चित्रगुप्त का। 1 महीने के बाद जब पहुंचे उनके पास फिर बोले कि ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है, वो देखो स्टूडियो है वहाँ चले जाओ और कोरस में तुम शामिल हो जाओ। कोरस सुनते ही इतना अपमानित महसूस किया चित्रगुप्त ने, क्योंकि ये तो मुख्य गायक बनने आए थे, प्लेबैक सिंगर। और उन्होंने कहा कि नहीं, कोरस में मैं नहीं गाऊंगा, मैं जा रहा हूँ बिहार वापस। तो नितिन बोस ने रोका उनको, बोले बेटे ऐसा है कि कोरस पे गाना कोई छोटी बात नहीं है। आज तुम कोरस पे गा रहे हो, कल तुम मुख्य गायक बनोगे, परसों में म्यूजिक डायरेक्टर बन जाओगे, कोई नहीं जानता है क्या होगा। खैर मुझे मन से इन्होंने स्वीकार कर लिया कोरस में गाना, और इनका कोरस में गाना शुरू हो गया। वो व्यक्ति जो गायक बनने का सपना लेकर गया था, मन मारकर कोरस पे गाने लगा। इसी कोरस की एक घटना है छोटी सी, जो मैंने सुनाई थी पिछली बार। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही थी, मुख्य जो गायक थे वो आने को थे, और जितने कोरस वाले थे वो इंतज़ार कर रहे थे। 4-5 लोग होते हैं कोरस में, और उसी से आपको महसूस होता है कि 50 लोग गा रहे हैं। 4-5 लोगों में ये थे, और भी बहुत सारे लोग। एक बहुत ही लजीला शर्मीला लड़का था, और ये बड़ा गंभीर बने हुए थे, एक कोने में खड़े थे चुपचाप।
तो वो लजीला लड़का इनके पास गया और उसने बातचीत छेड़ी। उसने कहा कि आपका परिचय, आपका तारुफ। उनका कि मैं चित्रगुप्त श्रीवास्तव हूँ, बिहार से आया हूँ। फिर सज्जनता वर्ष उन्होंने पूछा और आप? कहा कि मैं मजीठा, जिला अमृतसर, कोटला सुल्तान स्ट्रीट, मजीठा, जिला अमृतसर, पंजाब से आया हूँ जी। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी। ये दो कोरस के दो गायक थे, उसमें एक बहुत बड़ा संगीतकार बना और एक बहुत बड़ा गायक बना। मैं तो समझता हूँ कि ईश्वर की विशेष कृपा मोहम्मद रफ़ी पर रही है। इन्होंने ऐसे ऐसे गीत गाए हैं, जैसे लता जी हैं वैसे ही मोहम्मद रफ़ी हैं। तो ये दिन बीत रहे थे इनके। फिर इनकी मुलाकात एक सज्जन थे सर्वोत्तम बादामी, उनसे हुई। सर्वोत्तम बादामी डायरेक्टर के रूप में उत्तरा अभिमन्यु नाम की फिल्म बना रहे थे। उन्होंने शुरुआत की थी साउंड रिकॉर्डिस्ट से। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति कुछ भी बन जाता है। मैं आपको बताऊं कि महबूब साहब एक एक्स्ट्रा का रोल कर रहे थे आदर्श ईरानी की इंपीरियल फिल्म्स पर, और वो महमूद साहब एक्स्ट्रा से कितने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सर्वोत्तम बादामी वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का साउंड रिकॉर्ड किया। तो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जो हिस्ट्री लिखी जाती है उसमें सर्वोत्तम बादामी का नाम बहुत ऊपर है। सर्वोत्तम बादामी से मिले चित्रगुप्त जी और उन्होंने अपने म्यूजिक डायरेक्टर, वो डायरेक्ट कर रहे थे इस फिल्म, उसको म्यूजिक दे रहे थे S.N. त्रिपाठी, श्रीनाथ त्रिपाठी। S.N. त्रिपाठी से मिले। S.N. त्रिपाठी ने अपने घर पर बुलाया कि आओ वहाँ मिलते हैं। अब इनको भरोसा हो गया कि अब तो मैं सही आदमी के पास आ गया हूँ और मैं अब गायक बन जाऊँगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि चित्रगुप्त जी जितने पढ़े लिखे थे उस समय उतना पढ़ा लिखा फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं था। ये इकोनॉमिक्स में MA थे, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर थे। इन्होंने जर्नलिज्म में भी PG डिप्लोमा किया था और मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, जो कि बाद में भातखंड विश्वविद्यालय हो गया लखनऊ का, उससे इन्होंने शास्त्रीय शिक्षा ली थी। संजोग ऐसा बैठा कि S.N. त्रिपाठी ने भी उसी कॉलेज से शिक्षा ली थी। एक विशेष निकटता स्थापित हो गई इन दोनों के बीच। लेकिन S.N. त्रिपाठी ने ये भाप लिया उनकी पारखी नज़रों में, इस व्यक्ति में म्यूजिक डायरेक्टर बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम मेरे असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर बन जाओ, मेरे अरेंजर बन जाओ और मेरे ही घर में रहो। तो सारा संघर्ष एक बार ही खत्म हो गया। चित्रगुप्त जी का वो रहने लगे, वहीं से उनको म्यूजिक में हेल्प करने लगे, लेकिन गाने का मौका अभी भी नहीं मिला। अब करवट इस तरह से कहानी लेती है कि S.N. त्रिपाठी ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के पोषक हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित होना चाहिए गीत, और भारतीय वाद्य भी होना चाहिए, यानी सितार हो, इसराज हो, और सारंगी हो, तबला टुकी हो, ढोलक हो, संपूर्ण वाद्य, घुंघरू हो, झाल हो, इन सारे वाद्य होने चाहिए भारतीय। और चित्रगुप्त चाहते थे कि हमें कुछ प्रयोग भी करना चाहिए, जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका भी उपयोग करना चाहिए, जिसके वो सख्त खिलाफ। इस तरह से विचारों में भिन्नता हो गई। विचारों में भिन्नता हुई तो पार्टी ने नहीं कहा कि तुम स्वतंत्र रूप से म्यूजिक डायरेक्टर बन जाओ, तो जो मन हो करना अपना। दोनों अलग हो गए, लेकिन मन में कोई खलिश नहीं थी, मन बहुत पवित्र था दोनों का, और उन्होंने हेल्प किया इनको सब कुछ। तो चित्रगुप्त जी अब अपनी फिल्म में म्यूजिक देने का सिलसिला शुरू कर रहे थे। अच्छा, एक बात आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में एक ठप्पा जब लग जाता है किसी पर ना, तो वही ठप्पा जिंदगी भर उसके साथ रहता है। क्योंकि S.N. त्रिपाठी स्टंट फिल्मों के म्यूजिक देते थे और धार्मिक फिल्मों में देते थे, तो चित्रगुप्त पर भी वही ठप्पा लगा हुआ था उनके असिस्टेंट के लिए। तो अब इनके पास वही प्रोड्यूसर आने लगे जो स्टंट फिल्में बनाते थे, और चित्रगुप्त के पास अब कोई उपाय नहीं था। और ये फिल्म है, हालांकि देखिए, जो पहली फिल्म बनी थी, आपको याद होगा, दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र, वो भी एक पौराणिक कहानी पर आधारित थी। जो पहली बोलती फिल्म बनी
आलम आरा, आदर्शन एम ईरानी की, वो भी इसी तरह की फिल्म थी, स्टंट फिल्म ही थी एक तरह की। लेकिन ये फिल्म में जब से डायलॉग आ गए, संवाद आ गए फिल्मों में और गीत आने लगे, तब से ये फिल्में बी ग्रेड सी ग्रेड की फिल्में जाने लगी और ए ग्रेड की फिल्में वो हुई जिसमें मान लीजिए कि दिलीप कुमार काम कर रहे हो, राज कपूर काम कर रहे हो, देवानंद काम कर रहे हो, ए ग्रेड की। और ये सामाजिक फिल्में जिनका कुछ तथ्य तो इनका भी होता है। फिल्मों में जो शूटिंग होती है और फिल्मों में जो टेक्निक होती है, दोनों में एक ही होती है, कोई अलग नहीं होता है, सामाजिक फिल्म हो या धार्मिक फिल्म हो। लेकिन क्योंकि बी ग्रेड फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त बी ग्रेड के संगीतकार हैं। दूसरी बात यह है कि जिनका कोई जिसे गॉड फादर कहते हैं वो नहीं था, कोई बिहारी ऐसा बड़ा प्रोड्यूसर नहीं था जो चित्रगुप्त को फेलता पीछे से। दिलीप कुमार को नौशाद ने पकड़ लिया था, देवानंद को एस डी बर्मन ने पकड़ लिया था और राज कपूर को शंकर जयकिशन। ये सारे बड़े बड़े स्टार्स बिल्कुल, और जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर होते थे वो बी ग्रेड के म्यूजिक डायरेक्टर को कभी अपना म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनाना चाहते। लेकिन छोटे जो प्रोड्यूसर होते थे जिनके पास कम पैसे होते थे वो आकर कहते थे कि चित्रगुप्त साहब मेरे पास इतने ही पैसे, बोलते थे कोई बात नहीं आ जाइए। इस तरह से जितने छोटे प्रोड्यूसर हुए जिनके लिए हारे को हरि नाम, बस चित्रगुप्त ही थे उनके हरि। और वो जब 1 लाख रुपये लेते थे नौशाद साहब तो 25 से 30 हज़ार लेते थे चित्रगुप्त, लेकिन काम वो 1 लाख का करते। तो कई लोगों से मैंने बातचीत की थी, उन्होंने बताया कि चित्रगुप्त के गीत इतने मीठे होते थे कि वो किसी संगीतकार से कम नहीं थे, लेकिन वो बी या सी ग्रेड के म्यूजिक डायरेक्टर थे। धीरे धीरे मैं बताता हूँ कि ये पहली फिल्म जो आई वो उनकी 46 में आई, 1946 में। और जो फिल्में थी वो तमाम स्टंट फिल्में थी। फ्लाइंग क्वीन इस टाइप की फिल्में, इस तरह के जादुई रत्न, इस तरह की फिल्में जो कि आपको लग जाएगा नाम सुनने से ही ये स्टंट फिल्में हैं, लेकिन म्यूजिक उसमें बहुत ही अच्छा है। जादुई रत्न का एक गीत मुझे याद आ रहा है, गीता दत्त का गाया हुआ है। वो रुख बदल गई, वो जमाना बदल गया, वो रुख बदल गई, वो तराना बदल गया, तुम क्या गए कि हमसे जमाना बदल। इतनी बढ़िया गजल अंजुम जयपुरी की लिखी हुई, उसको उन्होंने जो ट्यून दिया था बहुत ही खूबसूरत। ये 1946-47 की फिल्म थी। 49 में एक फिल्म बनी, नाम भूल रहा हूँ, उसमें पारुल विश्वास गायिका थी। पारुल विश्वास का परिचय ये है कि वो प्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास की बहन थी। अब ये पारुल घोष के नाम से थी गायिका, क्योंकि इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध बांसुरी बजाने वाले, आप समझ गए, पन्ना लाल घोष की पत्नी बन गई थी। तो इन सब लोगों से चित्रगुप्त जी ने गवाया। मीरबाई कर्नाटकी, ये सब पुरानी राजकुमारी। लेकिन बाद में वो आशा भोसले और दिलीप कुमार मोहम्मद रफ़ी से भी गवाने लगे और धीरे धीरे ये गवाते गए। तो मैंने अपनी पुस्तक के 6 खंड बांटे हैं, बहुत संक्षेप में कहूँगा, बहुत। हाँ, मैं उसको 46 में इनकी फिल्म शुरू होती है, 53 में नागपंचमी आती है और 55 में एक ऐसी फिल्म बनी जो कि धार्मिक फिल्म थी। यहाँ से इनकी कहानी शुरू होती है। और इस फिल्म में म्यूजिक करने के लिए ये एवीएम की फिल्म थी। एवीएम वाले गए एस डी बर्मन के पास, क्योंकि वो स्थापित संगीतकार थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस तरह की फिल्में नहीं करता, क्योंकि वो जानते थे कि एक बार धार्मिक फिल्म करेंगे तो फिर एक ठप्पा लग जाएगा। उन्होंने कहा एक होनहार लड़का आया है बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में, वो बहुत अच्छा म्यूजिक देता है, आप उनके पास जाए। तो इस तरह से एवीएम जैसा एक बड़ा घर, एक हाउस, वो पहुंचा चित्रगुप्त के पास और उन्होंने उस फिल्म में 11 गाने दिए और वो 11 गाने इतने लोकप्रिय हुए, इतने अच्छे थे कि इन्होंने एवीएम का विश्वास जीत लिया। ये 55 की बात है। तो 57 में जब एवीएम वाले भाभी बना रहे थे, भाभी फिल्म,
भाभी का गीत आप सबों को पता होगा, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। ये म्यूजिक है चित्रगुप्त का। या चल उड़ जा रे पंछी कब ये देश हुआ बेगाना, ये किताब जो शीर्षक मैंने दिया है ये भी उसी फिल्म का गाना है। या कारे कारे बागरा जारे जारे बागरा मेरी अटरिया नशोर मचा, ये सब। तो उस फिल्म में एबी वालों ने चित्रगुप्त को ही मौका दिया संगीत देने। मैं अब बहुत जल्दी से जंप कट जिसको कहते हैं फिल्म में उस तरह से चलूंगा क्योंकि समय सिर्फ 20 मिनट मुझे दिया गया है। 57 के बाद 62 एक माइलस्टोन है। 62 इसलिए कि 62 में पहली भोजपुरी फिल्म बनी भारत की, गंगा मैया तो है पेरी चढ़ेगो, और उसके संगीतकार चित्रगुप्त जी थे और उसके गीत अमर हैं। दूसरी फिल्म बनी भोजपुरी फिल्म लागी नहीं छूटे राम, उसके भी संगीतकार चित्रगुप्त हैं। और दोनों फिल्मों के गीत इतने मधुर हैं कि आप कभी जाइए इंटरनेट पर उन गीतों को सुनिए तो आनंद आ जाएगा। और चित्रगुप्त जी मतलब मोहम्मद रफ़ी से, लता मंगेशकर से, सुमन कल्याणपुर से, इन लोगों, आशा भोसले से भोजपुरी बुलवा लेना किसी से, क्योंकि भोजपुरी में कई शब्दों को खींच के बोला जाता है। और मोहम्मद रफ़ी से ये उन्हीं के बूते की बात थी। तो ये 62 हुआ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। अरे 59 में इन्होंने ऐसे फिल्मों में म्यूजिक दिया, जैसे आपको याद होगा लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए पिया तेरी कसम। फिल्म थी काली टोपी लाल रुमाल। लेकिन नाम कैसे फिल्मों का, काली टोपी लाल रुमाल। इनकी फिल्मों के नाम अजीब अजीब होते थे। जिम्बो कम्स टू टाउन, माला द माइटी। मगर गाने इतने अच्छे होते थे। ज़बक फिल्म याद कीजिए, ज़बक, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। तो गाने बहुत मीठे मीठे देते थे। बरखा फिल्म के 2 गीत मुझे याद आ रहे हैं, तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प के भी तुम्हारे गीत गाएंगे। और दूसरा गीत था जो लोग समझते हैं कि उन्होंने सबसे बढ़िया गीत बनाया है, एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, लता मंगेशकर और मुकेश जी का गाया हुआ। तो अब इनकी गाड़ी चल निकली थी। लेकिन 68 में क्या होता है, कुछ और अच्छी फिल्में बनी बीच में। 65 में ऊंचे लोग, जिसका एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, जाग दिले दीवाना और जागी बस के याद की, मुझे भी सबसे अच्छा राग भैरव में बहुत बढ़िया गीत था। 68 में इनको हार्ट अटैक हुआ। अब हार्ट अटैक 68 में हुआ। इनका बड़ा बेटा 12 साल का और छोटा बेटा 7 साल का। घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई और एक समय उन्होंने सोचा कि पटना लौट चलें। लेकिन इनके पहले प्रोड्यूसर ने इनकी मदद की, कहा कि मैं फिल्म देता हूँ, मैं ये पैसे देता हूँ तुम्हारी म्यूजिक डायरेक्शन के। और गाड़ी फिर चल निकली और हार्ट अटैक के बाद ही वो म्यूजिक करते रहे। आगे चलते हैं। 68 के बाद 71 एक महत्वपूर्ण फिल्म बनी थी, कहीं धूप कहीं छाँव, जिसमें उषा और उनका टाइटल कुछ साउथ इंडियन था, उषा, मैं भूल रहा हूँ, जो बाद में उषा उथुप हो गई, उषा अय्यर, राइट, थैंक यू वेरी मच, उषा अय्यर। और उनसे उन्होंने गाना गवाया। यानी फिल्म इंडस्ट्री में चित्रगुप्त पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उषा उथुप से गाना गवाया और उषा अय्यर के बाद वो उषा उथुप बन गई और अब तो वर्ल्ड फेमस वो गायिका हो गई। 74 आते आते इन पर पैरालिसिस का अटैक हो। इनका बायां अंग, मतलब कई फोटो में देखे जहाँ वो दाहिने हाथ से बाएं हाथ को पकड़े हुए हैं। और अब इनके बेटे इनको चढ़ा करके गाड़ी में किसी तरह स्टूडियो ले जाने लगे और धीरे धीरे वो इनके असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर बन गए और समय के हिसाब से फिल्में बनती गई और 2 म्यूजिक डायरेक्टर का जन्म हो गया, सिर्फ इसलिए कि वो चित्रगुप्त की मदद कर रहे थे। वो अलग बनने वाले थे, एक प्रोफेसर बनने वाले थे, एक वकील बनने वाले थे। आनंद और मिलिंद की बात कर रहा हूँ। तो 74 में जब हार्ट अटैक हुआ और 68 में जब उनको हृदय का, 74 में पैरालिसिस का अटैक हुआ, 68 में हार्ट अटैक, उसके बाद भी उन्होंने 32 फिल्में बनाई और उन्होंने गायन भी किया, अपनी फिल्म से ही गायन शुरू किया और बहुत अच्छे अच्छे गायन हैं। समय सचमुच बहुत कम हो गया है, लेकिन एक बात कहूँगा कि चित्रगुप्त का, ये तो उनके जो उन्होंने काम किया उस पर मैंने बात की, जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही विशाल व्यक्तित्व।
एक अच्छे आदमी की जो आप कल्पना कर सकते हैं, एक जो कि बहुत ही विनम्र हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, यानी दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति, जो भी आप गुण सोच सकते हैं उनके अंदर थी, वो था। एक एनेक्डोट जो मैंने बताया आपको मोहम्मद रफ़ी वाला, एक और बताते हैं, वो भी मैंने पिछली बार बताया था कि एक स्टूडियो में एक रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे और लगड़ा के चल रहे थे चित्र। तो लता जी बहुत मानती थी इनको। लता जी पहली बार तो गई ABM की फिल्म में, जब एक बड़ा हाउस आया, लेकिन बाद में उन्होंने चित्रकूट की किसी भी फिल्म में गाने से इनकार नहीं किया, चाहे हाउस छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये था कमाल चित्रकूट का, और बहुत मानती थी। तो जब लंगड़ा के चल रहे थे चित्रकूट, लता जी ने कहा कि आप लंगड़ा क्यों ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी चप्पल टूट गई। मेरी चप्पल खरीद लीजिए, सिलवा लीजिए। लेकिन नहीं, आप नहीं जानती हैं, ये चप्पल पहन के जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। ये बड़ी सगुनिया चप्पल है। लता जी ने कहा कि अच्छा, तो मेरी आवाज़ से ज़्यादा आपको आपकी चप्पल पर विश्वास है। दूसरे ही दिन से चप्पल नहीं हो गई। ऐसे बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं जो इन किताबों में हैं। प्रमाण स्वरूप मैं ले आया हूँ। अभी मुझे बताया किसी ने कि दिनकर पुस्तकालय, यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है, उसमें ये किताब है। मुझे लगता है कि आपको डिबेट के साथ मिल सके। मैं दिखाता हूँ किताब आप। ये है कलेवर। अब पुस्तक के बारे में 1 मिनट में, इसमें लता जी ने अपने हाथ से अपने पैड पर लिख के शुभकामनाएं दी है मुझे, और उनके साथ मैंने 15 मिनट बातचीत की थी फोन पर। पहली बार जब वो अस्पताल से लौट कर आई थी तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और खुशकिस्मती है मेरी, इसमें विशाल भारद्वाज जी ने जो प्रस्तुति होती है फॉरवर्ड, वो लिखा। तो ये किताब बड़ी खुशकिस्मत है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे यहाँ लायक है और मुझे लिखने का मौका मिला। कर्टसी विनोद अनुपम। Thank you very much, sir. Sorry, I could have continued for hours. सर को सुनना अपने आप में रोचक होता है, मतलब कि लंबे समय से